नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए नई नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम मेजर अर्जुन राठौड़ की नई कहानी आपके किया लाए हैं। हमें आशा है कि आप मेजर और उसकी टीम को भरपूर प्यार देंगे। जो साथी पहली बार मेजर अर्जुन की कहानी सुन रहे हैं, वे इस सीरीज की दूसरी 2 कहानियां भी सुन सकते हैं ताकि आपको कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। हमने आपकी सुविधा के लिए मेजर अर्जुन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसे आप इस कहानी से पहले या बाद में सुन सकते हैं। तो चलिए हमारी आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी छोटे शहरों से आए असंख्य युवाओं की कहानी है जो कॉल सेंटर की नौकरी का सपना देखते हैं। उन्हीं में रोहन और प्रिया थे जो अनजाने में रक्त पिशाच के कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे थे। कैसे मेजर और उसकी टीम ने इन रक्त पिशाचों के नेटवर्क का खात्मा किया जो कई युवाओं को अपना शिकार बना चुके थे। रोहन शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में हुआ था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता एक छोटी से सरकारी नौकरी करते थे और मां घर संभालती थी। रोहन हमेशा से अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। उसकी मां ने उसे हमेशा सिखाया था, बेटा मेहनत करो और एक दिन तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। रोहन ने अपनी मां की बात को दिल से लिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आंखों में सपने लिए दिल्ली चला आया। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो परिवार से अपने रहने खाने के पैसे मांग सके। शुरुआत में उसने एक छोटी सी नौकरी की, लेकिन उसका सपना कुछ बड़ा करने का था। नौकरी के साथ साथ उसने कुछ कॉल सेंटर और दूसरी कंपनियों में भी अप्लाई कर रखा था। एक सुबह रोहन को एक ईमेल मिला। उसने उत्साह से स्क्रीन को देखा। यह टेकविड सॉल्यूशन से था, नोएडा का सबसे बड़ा कॉल सेंटर। ईमेल में लिखा था, प्रिय रोहन शर्मा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको रात की शिफ्ट के लिए टेकविड सॉल्यूशंस में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर चुना गया है। कृपया 5 अप्रैल को शाम 6 बजे हमारे नोएडा कार्यालय में रिपोर्ट करें। रोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी मां को फोन लगाया और कहा, मां, अब मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। उसकी मां की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, मेरे बेटे, मैं जानती थी कि तुम एक दिन बड़ा काम करोगे। रोहन एक अच्छे भविष्य के सपने देखने लगा। उसने अपनी नौकरी से रिजाइन किया और ज्वाइनिंग से पहले 3-4 दिन के लिए अपने गांव चला गया। उसके घर वाले बहुत खुश थे। रोहन अपने दोस्तों से मिलने गया और वे सब भी बहुत खुश थे कि उनके गांव से निकलकर एक लड़के को देश के सबसे बड़े कॉल सेंटर में से एक में नौकरी मिली है। रोहन ने अपनी पुरानी साइकिल से आखिरी बार अपने गांव की गलियों को पार किया। आज यही गांव की गलियां उसे अलग ही लग रही थीं, जैसे ये किसी परिलोक का हिस्सा हो जिसमें उसने अब तक की अपने ज्यादातर जिंदगी गुजरी थी। रात को उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जल्दी ही आपको एक नई कार ला कर दूंगा। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बस खुश रहना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी तो बस यही इच्छा है कि तुम कामयाब हो और हमारा और इस गांव का नाम रोशन करो। अगली सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर रोहन ने नोएडा के लिए बस पकड़ ली। कई घंटों के सफर के बाद वह नोएडा पहुंचा। शहर की चमक दमक ने उसे हैरान कर दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों की भीड़, सब कुछ उसके लिए नया था। दिल्ली के जिस इलाके में पहले वह नौकरी करता था, वो नोएडा की चमक धमक से अलग था। उसने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया जो कॉल सेंटर से ज्यादा दूर नहीं था। 5 अप्रैल शाम को रोहन ने अपने नए जूते पहने, अपनी शर्ट को ठीक किया और टेकविड सॉल्यूशंस की इमारत की ओर बढ़ा। इमारत एक कांच का महल थी जो सूरज की ढलती रोशनी में चमक रही थी। रात में यह नीली रोशनी से जगमगाती थी, ऐसा उसने सुना था। रोहन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। रिसेप्शन पर एक मुस्कुराती हुई लड़की प्रेरणा ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, रोहन शर्मा, नई ज्वाइनी है ना? सर और मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया जहां टेकविड सॉल्यूशंस के सीईओ विकास कपूर और सीईओ श्रुति कपूर
उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों की उम्र 35 के आसपास लग रही थी, लेकिन उनकी चमक और आत्मविश्वास उन्हें और जवां बनाता था। विकास ने एक महंगी सूट पहनी थी और उसकी कलाई पर एक सोने की घड़ी चमक रही थी। उसकी मुस्कान में एक अलग सा आत्मविश्वास था। श्रुति ने एक काले रंग कॉर्पोरेट सूट पहना था, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि रोहन को लगा कि वे उसकी आत्मा तक देख सकती हैं। विकास ने रोहन का हाथ थामकर कहा, रोहन, टेकविज में तुम्हारा स्वागत है। यहां मेहनत करो और तुम्हें हर तरह के लाभ मिलेंगे। अच्छा वेतन, प्रमोशन, विदेश यात्रा। हम अपने कर्मचारियों को एक परिवार की तरह मानते हैं। श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रोहन, यहां तुम्हें सिर्फ काम नहीं बल्कि एक घर और परिवार जैसा माहौल भी मिलेगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारा यहां काम का एक्सपीरियंस शानदार होगा। रोहन ने उनके चेहरे पर गर्मजोशी देखी और सोचा, ये लोग कितने अच्छे हैं। उसने कहा, धन्यवाद सर और मैडम, मैं पूरी मेहनत करूंगा। विकास ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए जोश से कहा, ग्रेट, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी टीम से मिलवाता हूं। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। रोहन को उसकी टीम से मिलवाया गया। सभी युवा थे और उन सभी की उम्र 20-25 की रही होगी। उसे चौथी मंजिल पर एक डेस्क दी गई, जहां रात की शिफ्ट की पूरी टीम काम करती थी। प्रिया, जो 2 साल से वहां काम कर रही थी, ने उसे अपनी डेस्क के पास बुलाया। प्रिया की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसकी मुस्कान में दोस्ती झलकती थी। उसने कहा, रोहन, यहां का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन रात की शिफ्ट थोड़ी मुश्किल होती है। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। रोहन ने राहत की सांस ली और प्रिया के पास एक कुर्सी में बैठ गया। तभी राहुल, एक मजाकिया लड़के, ने अपनी कुर्सी उसके करीब खींचते हुए कहा, रिलैक्स बड़ी, इतनी गहरी सांसें लेने का नहीं। अनीता, जो रोहन के साथ खड़ी थी, ने हंसते हुए कहा, ज्यादा टेंशन मत लेना, हम सब एक टीम है। प्रिया ने कहा, मीट द क्लाउन्स ऑफ द फ्लोर, राहुल और अनीता। दोनों ने हेलो में अपना हाथ हिलाया। शुरुआत में रोहन को काम में कुछ दिक्कतें हुईं, लेकिन प्रिया, राहुल और अनीता हमेशा उसकी मदद करते थे। राहुल ने रोहन अपने पास बुलाया और कहा, बैठ रोहन, मैं आज तुझे कुछ सीक्रेट टिप्स देता हूं। उसने हंसते हुए एक कॉल ली और ग्राहक को कुछ ही मिनटों में मना लिया। रोहन ध्यान से सब बातें देख, सुन और समझ रहा था। अनीता ने अपने हेडफोन उतार कर कहा, राहुल, तू हर किसी को अपना स्टूडेंट बना लेता है। रोहन, यहां कॉल्स लेना आसान है, बस धैर्य रखना। रोहन ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं। पहले कुछ दिन रोहन के लिए सपने जैसे थे। अब धीरे धीरे उसकी कॉल लेने में झिझक कम होने लगी और अब वो आसानी से क्लाइंट्स क्लोज कर लेता था। समय के साथ प्रिया, राहुल और अनीता से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। वह रात को कॉल सेंटर में काम करता, दिन भर अपने किराए के कमरे में सोता और शाम को प्रिया, अनीता और राहुल के साथ नोएडा की सड़कों पर चाय पीने जाता। एक शाम जब वे एक छोटे से ढाबे पर चाय पी रहे थे, राहुल ने कहा, रोहन, तू तो बड़ा सीधा है। यहां देख, सब लोग बॉस की तारीफ करते हैं। विकास सर और श्रुति मैडम जैसे लोग कहीं नहीं मिलते। अनीता, जो अपने फोन पर गाने सुन रही थी, ने अपने हेडफोन उतारकर कहा, हाँ, पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे एक नया लैपटॉप दिया। वे सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रिया खामोश रही। उसने विकास और श्रुति के बारे में कुछ नहीं कहा। रोहन ने देखा कि विकास और श्रुति हमेशा ऑफिस में मौजूद रहते थे। वे कभी कभी रात की शिफ्ट में कर्मचारियों के लिए पिज्जा ऑन ऑर्डर करते और कभी सबके साथ हंसी मजाक करते। एक रात विकास ने रोहन को अपने केबिन में बुलाया और कहा, रोहन, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगले महीने हम एक टीम रिट्रीट प्लान कर रहे हैं, तुम जरूर आना। रोहन ने हां में सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। उसने कैबिन से बाहर निकलकर सबको यह बात बताई। सभी रोहन के लिए बहुत खुश थे, लेकिन प्रिया कुछ बोलना चाहती थी पर चुप हो गई। उसी रात जब रोहन और प्रिया कॉल्स के बीच ब्रेक ले रहे थे, वे कॉल सेंटर की छत पर गए। वहां से नोएडा की जगमगाती रात दिख रही थी। प्रिया ने कहा, रोहन, यहां सब कुछ इतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है।
रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? प्रिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रोहन ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा संदेह जाग गया। रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद जब रोहन नीचे उतर रहा था, उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने दरवाजे की ओर देखा और उसे लगा कि अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने अपने कदम तेज किए और बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला था। रोहन को टेकविज सॉल्यूशंस में काम करते हुए 3 सप्ताह हो गए थे। रात की शिफ्ट की थकान अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। वह रात को कॉल्स लेता, सुबह अपने किराए के कमरे में सोता और शाम को प्रिया, अनीता और राहुल के साथ घूमने और मस्ती करने जाता था। उसे अपने काम से प्यार हो गया था। विकास और श्रुति की गर्मजोशी ने उसे हर दिन प्रेरित किया। एक शाम जब वह प्रिया और राहुल के साथ ढाबे पर चाय पी रहा था, राहुल ने हंसते हुए कहा, रोहन भाई, तू तो यहां फिट हो गया है, अब बस प्रमोशन का इंतजार कर। विकास सर और श्रुति मैडम तो हम सबको सोने पर सुहागा देते हैं। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ राहुल, वे लोग सच में बहुत अच्छे हैं। प्रिया बस उनकी तरफ चुपचाप देख रही थी। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उनका उत्साह और खुशी देखकर वह उनके रंग में बंग नहीं डालना चाहती थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। रात को करीब 11 बजे विकास अपने केबिन से निकलकर फ्लोर पर आया। उसने ताली बजाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और कहा, गाइस, आई हैव अ ग्रेट न्यूज। क्लाइंट हमारे काम से बहुत खुश हैं और उन्होंने एडिशनल 10% बोनस की घोषणा की है, जो हम सभी में बंटेगा। तो इसी खुशी में आज रात ब्रेक में पिज्जा पार्टी करते हैं। सभी कर्मचारी उत्साह से तालियां बजाने लगे। सभी अतिरिक्त बोनस से बहुत खुश थे, लेकिन प्रिया के मन में एक अनजान डर ने घर कर लिया था। अपने पुराने अनुभव से उसने सीखा था कि जब भी कंपनी में कोई पार्टी या टीम बिल्डिंग या फिर रिट्रीट होती है, कुछ ना कुछ बुरा या अजीब जरूर होता है। विकास कर्मचारियों से कुछ बात करके वापस अपने केबिन में चला गया, जहां श्रुति एक कुटिल मुस्कान लिए उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपनी बाहें विकास के गले में डाली और उसे किस करने लगी। किस करते समय विकास और श्रुति की आंखें खून की तरह लाल होकर चमकने लगी और तेज दांत उनके मुंह से निकल आए। उसने कर्कश आवाज में कहा, उन्हें पिज्जा पार्टी करने दो, हम अपनी पार्टी बाद में करेंगे। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे कि केबिन में रखा सामान हिलने लगा। दोनों की त्वचा पीली पड़ गई और काले सड़े नाखून उनकी पतली लंबी अंगुलियों से निकल आए। विकास के साउंड प्रूफ केबिन के बाहर बाकी कर्मचारियों को भनक भी नहीं थी कि उनके बॉस इंसान ना होकर रक्त पिशाच थे। रात को करीब 1 बजे पिज्जा पार्टी शुरू हुई। 40-50 कर्मचारियों के लिए बहुत सारे पिज्जा ऑर्डर किए गए थे और साथ में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक के कैन और आइसक्रीम भी थी। रोहन, अनीता, राहुल और दूसरे कर्मचारी उत्साहित थे, लेकिन प्रिया गुमसुम थी, जैसे उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। उसका दिल एक अनजान बेचैनी से जोर जोर से धड़क रहा था। कर्मचारी हंस रहे थे, पिज्जा खा रहे थे और संगीत बज रहा था। विकास और श्रुति भी वहां थे, अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ। रात करीब 2 बजे जब ज्यादातर लोग अपने डेस्क पर लौटने लगे, राहुल ने रोहन से कहा, भाई, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, लौटकर मिलते हैं। रोहन ने हां में सिर हिलाया। राहुल वॉशरूम की ओर गया। रास्ते में उसने देखा कि कॉल सेंटर की लाइटें हल्की हल्की झिलमिलाने लगीं। उसने इसे नजरअंदाज किया और वॉशरूम में दाखिल हुआ। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने जैसे ही नल खोला, पानी की जगह एक गाढ़ा लाल द्रव निकलने लगा। राहुल डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक काली परछाई दिखी, जो दर्पण में उसकी ओर देख रहा था। परछाई की आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उस परछाई ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वॉशरूम में सभी लाइटें झपकते हुए बंद हो गईं और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। राहुल ने इधर उधर देखा, वहां कोई साया नहीं था और वह सोचने लगा कि क्या यह सब सच था या उसका वहम। अभी वह इस सोच में उलझा हुआ था कि अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला और विकास वहां खड़ा था। उसकी मुस्कान अब भयानक लग रही थी और आंखें लाल, और उसने कहा,
राहुल, बहुत देर हो गई, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और वॉशरूम की एक दीवार खिसक गई और दोनों उस दीवार के दूसरी तरफ जाकर अंधेरे में गायब हो गए और दीवार फिर से अपनी जगह वापस आ गई। राहुल सम्मोहित सा विकास के पीछे पीछे अंधेरे में चल रहा था। तभी लाइटें फिर से जल गईं और वे बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़े थे। राहुल अचानक होश में आया और खुद को वहां पाकर चौंक गया। उसने पास में खड़े विकास को देखा, जिसके लंबे दांत और नाखून निकल आए थे और बहुत ही भयानक लग रहा था। राहुल उसे देखकर चीखा और उसने भागने की कोशिश की। तभी उसका ज्ञान छत की तरफ गया, जहां एक लाल रंग के कॉर्पोरेट सूट में श्रुति छत से छिपकली की तरह चिपकी हुई थी और वो भी विकास की तरह भयानक लग रही थी। इससे पहले राहुल भाग पाता, उसने राहुल पर छलांग लगा दी और अपने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। विकास भी जैसे हवा में तैरता हुआ वहां आया और किसी खूनी भेड़िए की तरह राहुल पर टूट पड़ा और उसने भी अपने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगा। राहुल की चीखें वहीं बेसमेंट की साउंड प्रूफ दीवारों से टकराकर दम तोड़ गईं और कुछ ही देर में राहुल ने भी दम तोड़ दिया। कुछ मिनट बाद रोहन ने देखा कि राहुल अभी तक वापस नहीं आया। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, राहुल बहुत देर से वॉशरूम में है, अभी तक वापस नहीं आया, मैं उसे जाकर देखता हूं। प्रिया ने कहा, रोहन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो देखते हैं। दोनों वॉशरूम की ओर गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक गीला तौलिया और हवा में एक अजीब सी लाल धुंध तैर रही थी। प्रिया ने सूंघा और कहा, रोहन, ये खून की गंध है, यहां कुछ गड़बड़ है। तभी वॉशरूम की लाइटें जलने बुझने लगी और उनके शरीर कांपने लगे और दोनों वॉशरूम से बाहर की तरफ भाग गए। रोहन ने बाहर निकलकर राहुल को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑन आ रहा था। प्रिया ने भी राहुल को कॉल किया, लेकिन स्विच ऑन ऑफ। दोनों एक अंजना खतरा भांपकर डर गए, लेकिन पूरी रात उन्होंने राहुल को फोन करना जारी रखा, लेकिन स्विच ऑन ऑफ। अगले दिन विकास ने एक मीटिंग बुलाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एवरीवन, राहुल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। उसने खास रिक्वेस्ट की है कि इन व्यक्तिगत कारणों के बारे में किसी को ना बताया जाए और ना ही उसके परिवार की डिटेल्स किसी को दी जाएं। वो अब हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन हमें उसकी मेहनत की वजह से गर्व है और अगर भविष्य में वह वापस आना चाहे तो उसका हमेशा यहां स्वागत है। रोहन को यह बात और अजीब लगी। उसने राहुल को फोन किया, लेकिन अभी भी नंबर बंद था। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, राहुल ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो वॉशरूम से गायब हो गया। मैंने विकास सर को उसके पीछे वॉशरूम में जाते देखा था। वह कितना खुश लग रहा था। उसे क्या पर्सनल प्रॉब्लम होगी? दिस इज फिशी। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, रोहन, मैंने पहले भी कहा था, यहां कुछ ठीक नहीं है। कई रातें बीत गईं। कॉल सेंटर का माहौल अब डरावना होने लगा था। हर रात लाइटें बिना वजह झिलमिलाने लगतीं। कभी कभी कर्मचारियों को अपनी डेस्क पर अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती। एक रात जब रोहन एक कॉल ले रहा था, उसकी स्क्रीन पर अचानक एक काला परछाई दिखा। परछाई ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। स्क्रीन पर खून से लिखा हुआ एक मैसेज आया, मैं आ रहा हूं। रोहन ने चीखकर हेडसेट उतार दिया। प्रिया ने उसे देखा और कहा, रोहन, क्या हुआ? रोहन ने कांपते हुए कहा, प्रिया, मेरी स्क्रीन पर कुछ था। यह सब विकास उन्हें डराने के लिए कर रहा था, ताकि वे अपने काम से काम रखें और यहां वहां फिजूल में अपनी नाक मत घुसाएं। कुछ दिन बाद अनीता की बारी आई। वह अपनी डेस्क पर हेडफोन में गाना सुन रही थी। रात करीब 3 बजे जब शिफ्ट खत्म हो रही थी, श्रुति उसकी डेस्क पर आई। उसने मधुर स्वर में कहा, अनीता, मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनीता ने हेडफोन उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैडम। लेकिन जैसे ही वह केबिन के अंदर गई, कॉल सेंटर की बिजली बंद हो गई। अंधेरा छा गया। कुछ कर्मचारियों ने डरकर चीखा। रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया, यह अचानक बिजली को क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रिया ने कहा, पता नहीं, लेकिन फॉर श्योर बिजली सिर्फ हमारी बिल्डिंग की ही गुल हुई है। तभी बिजली वापस आ गई और विकास फ्लोर का दरवाजा खोल अंदर आया और बोला, रिलैक्स गाइज, फ्यूज में कुछ गड़बड़ थी, अब ठीक है।
सभी कर्मचारी अपने अपने सामान समेटकर बाहर जाने लगे। विकास श्रुति के केबिन में चला गया। श्रुति अपने दांत अनीता की गर्दन में गड़ाए उसका खून पी रही थी। विकास ने लगभग चीखते हुए कहा, श्रुति, तुम्हें कितनी बार कहा है केबिन और फ्लोर पर नहीं। यहां साफ सफाई करना कितना मुश्किल है। श्रुति किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राई और वापस खून पीने में लग गई। अनीता जैसे उनके सम्मोहन में जकड़ी किसी पुतले के समान खड़ी थी। खून की महक विकास के नथनों से टकराई तो उसकी आंखें भी लाल हो गईं और उसने झपट कर अनीता को अपनी तरफ खींचा और उसका खून पीने लगा। कुछ ही देर में अनीता का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया। रोहन और प्रिया काफी देर तक अनीता का इंतजार कर रहे थे और एक एक करके सभी कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म कर बाहर निकल गए। विकास ने श्रुति के केबिन की खुफिया दीवार खोली और अनीता की लाश को अंदर फेंक दिया और दीवारों और फर्श से खून साफ किया। रोहन और प्रिया अंदर ही फ्लोर के कहीं छुप गए और थोड़ी देर में विकास और श्रुति अपने केबिन बंद कर बाहर चले गए। रोहन और प्रिया बाहर निकले और वे श्रुति के केबिन की ओर गए। रास्ते में उन्हें दीवारों पर खून के छींटे दिखे। रोहन ने कहा, प्रिया, ये खून है। प्रिया ने कहा, रोहन, हमें सावधान रहना होगा। वे केबिन के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। किसी तरह से उन्होंने श्रुति के केबिन का दरवाजा खोला और अचानक कमरे से एक ठंडी हवा निकली और हवा में खून की गंध थी। प्रिया ने कहा, रोहन, यहां से निकलो, यह कोई इंसानी काम नहीं है। वे भागकर अपनी डेस्क पर लौटे और प्रिया ने रोते हुए कहा, शायद अनीता अब इस दुनिया में नहीं है। रोहन ने उसे धीरज दिया, लेकिन अंदर से वह भी अनीता के जाने से दुखी था। अगले दिन श्रुति ने घोषणा की, अनीता को अमेरिका के ऑन शोर साइट पर प्रमोशन मिला है। वो अब वहां काम करेगी। रोहन और प्रिया को ऐसे ही किसी बहाने की उम्मीद थी। उन्होंने अनीता के डेस्क की तरफ देखा। अनीता का हेडफोन डेस्क पर पड़ा था और उस पर खून के कुछ छींटे थे। रोहन का मन भय से भर गया। शिफ्ट के बाद उसने प्रिया से कहा, प्रिया, क्या तुम सही थी? क्या विकास और श्रुति वाकई राक्षस हैं? प्रिया ने कहा, रोहन, मैंने एक रात बेसमेंट से चीखें सुनी। मैंने देखा कि विकास और श्रुति वहां जा रहे थे। मुझे लगता है कि वे हमारे सहकर्मियों को मार रहे हैं। रोहन ने कहा, प्रिया, यह कैसे मुमकिन है? वे इतने अच्छे लोग हैं। प्रिया ने खींचते हुए कहा, अभी भी तुम यही सोच रहे हो? वेक अप रोहन, दे आर मॉन्स्टर्स। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों नीचे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही रोहन ने दरवाजे को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, रोहन, रोहन। अचानक एक काली परछाई दरवाजे के पीछे से निकली और उनकी ओर बढ़ी और उसने प्रिया का गला पकड़ लिया। दोनों जल्दी से भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल गए। प्रिया ने कहा, रोहन, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन पहले हमें मदद चाहिए। मैंने एक ऑनलाइन फोरम में सिद्धार्थ नाम के एक शख्स के बारे में पढ़ा। वो अलौकिक चीजों से निपटता है। हमें उसे बताना चाहिए, उससे मदद मांगनी होगी। रोहन ने कहा, प्रिया, क्या हमें यह सब छोड़कर भाग नहीं जाना चाहिए? प्रिया ने कहा, रोहन, अगर हम भागे तो और लोग मरेंगे। हमें सिद्धार्थ से संपर्क करना होगा। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों कॉल सेंटर के पास एक कैफे में गए और प्रिया ने अपना लैपटॉप खोला। रोहन बार बार अपने कंधे की ओर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। प्रिया ने सिद्धार्थ को एक ईमेल लिखा, सिद्धार्थ जी, हम नोएडा के टेकविज सॉल्यूशंस में काम करते हैं। हमारे सहकर्मी राहुल और अनीता गायब हो गए। मैंने उन्हें अपने बॉस विकास और श्रुति के साथ जाते देखा। हमें शक है कि वे राक्षस हैं। मैंने बेसमेंट में एक परछाई देखी जिसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। कृपया हमारी मदद करें। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर था, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद भी थी। वे नहीं जानते थे कि यह ईमेल उनकी जिंदगी बदलने वाला था। हिमालय की पहाड़ियों में एक छोटे से गुफानुमा कमरे में सिद्धार्थ अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी मेज पर कई स्क्रीनें थीं,
जिनमें से एक पर रोहन और प्रिया का ईमेल खुला था। हमारे सहकर्मी राहुल और अनीता गायब हो गए। मैंने उन्हें विकास और श्रुति के साथ जाते देखा। हमें शक है कि वे राक्षस हैं। मैंने बेसमेंट में एक परछाई देखी जिसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। कृपया हमारी मदद करें। सिद्ध ने ईमेल को बार बार पढ़ा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपने हाईटेक ड्रोन को सक्रिय किया जो अलौकिक ऊर्जा को डिटेक्ट कर सकता था। ड्रोन ने नोएडा की ओर उड़ान भरी। कई घंटों की जांच के बाद सिद्ध को टेकविड सॉल्यूशंस की इमारत के बेसमेंट से एक असामान्य ऊर्जा का संकेत मिला। उसने अपनी स्क्रीन पर झूम करके देखा। ऊर्जा का पैटर्न रक्त पिशाचों से मेल खाता था। उसने अपने डेटा को प्राचीन ग्रंथों से क्रॉस वेरीफाई किया और निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। उसने तुरंत आदित्य को एक मैसेज भेजा। आदित्य, नोएडा के टेकविड सॉल्यूशंस में रक्त पिशाच हैं, विकास और श्रुति। वे कर्मचारियों का शिकार कर रहे हैं। टीम के साथ जाकर जांच करो। मैं ड्रोन से सपोर्ट करूंगा। सावधान रहना। उस समय अर्जुन अपने गांव के एक छोटे से मंदिर में था। आज अंजलि की बरसी थी। आज के मनहूस दिन डांड ने अंजलि को उससे छीना था। अंजलि के जाने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को अलौकिक शक्तियों से लड़ने में लगा दिया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, अपने हाथों में अंजलि की एक छोटी सी तस्वीर पकड़े हुए। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह चुपचाप मंत्र पढ़ रहा था। आदित्य दौड़कर मंदिर पहुंचा और अर्जुन के साथ ही सीढ़ियों पर बैठ गया। पूजा खत्म होने के बाद आदि ने कहा, मेजर, सिड का मैसेज आया है। नोएडा में रक्त पिशाच है, हमें जाना होगा। अर्जुन ने तस्वीर को अपनी जेब में रखा और कहा, ठीक है आदि, तैयार हो जाओ। कालू, उनका काला माउंटेन डॉग, भौंकते हुए मंदिर के बाहर उनकी जीप की ओर दौड़ा। आदि और अर्जुन ने सारी तैयारियां की, अपने शास्त्रों का निरीक्षण किया और बैग में भरकर जीप में बने एक खुफिया खाने में डाल दिया। अर्जुन सिगरेट का कश भरता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आदि पास वाली सीट में बैठ गया। कालू पीछे से जीप में चढ़ गया। कई घंटों की ड्राइव के बाद अर्जुन, आदित्य और कालू नोएडा पहुंचे। अर्जुन ने जीप को टेकविड सॉल्यूशंस की इमारत से कुछ दूरी पर एक सुनसान सड़क पर रोका। उसने एक सिगरेट जलाई और कहा, आदि, ये रक्त पिशाच चालाक होते हैं। वे इंसानों के बीच रहते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाते हैं। तुम कॉल सेंटर में कर्मचारी बनकर जाओ और उनकी हरकतों पर नजर रखो। मैं और कालू बाहर से सपोर्ट करेंगे। आदित्य ने अपने बैकपैक में रिकॉर्डर, एक छोटा सा कैमरा और कुछ हाईटेक उपकरण रखे। उसने कहा, मेजर, मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगा। तुमसे और सिड से लगातार संपर्क में रहूंगा। आदित्य ने अगले दिन टेकविड सॉल्यूशंस में नौकरी के लिए अप्लाई किया। उसने अपने रिज्यूमे में कुछ फर्जी डिटेल्स डाली ताकि उसे जल्दी नौकरी मिल जाए। उसकी योग्यता देखकर उसे तुरंत रात की शिफ्ट के लिए चुन लिया गया। पहले दिन जब वह इमारत में दाखिल हुआ, उसे विकास और श्रुति ने अपने केबिन में बुलाया। विकास ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, टेकविड में तुम्हारा स्वागत है। यहां मेहनत करो और तुम्हें जल्दी प्रमोशन मिलेगा। श्रुति ने कहा, हां आदित्य, हमारी टीम एक परिवार है, हमें तुम पर भरोसा है। आदित्य ने उनकी गर्मजोशी देखी, लेकिन उसकी पत्रकार की नजरें उनकी हर हरकत पर थीं। उसने सोचा, ये लोग बहुत चालाक हैं, लेकिन मैं इनका सच सामने लाऊंगा। आदित्य को चौथी मंजिल पर एक डेस्क दी गई जो रोहन और प्रिया के पास थी। उसने प्रिया को देखते ही पहचान लिया। सिड ने उसे रोहन और प्रिया की तस्वीरें भेजी थीं। उसने प्रिया के पास जाकर धीरे से कहा, प्रिया, मैं सिड की तरफ से आया हूं। तुम्हारा ईमेल मिला था, मैं यहां मदद के लिए हूं। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने रोहन को बुलाया और कहा, रोहन, ये आदित्य है, सिड ने इन्हें भेजा है। रोहन ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था कि कोई फर्जी ईमेल है। शुक्र है, हमें मदद मिल गई। आदि ने पहले कुछ दिन सामान्य कर्मचारी की तरह काम किया। वह कॉल्स लेता, ब्रेक में प्रिया और रोहन से बात करता और हर रात अपनी रिकॉर्डिंग्स को चेक करता। एक रात जब वह ब्रेक के दौरान कॉफी लेने गया, उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने अपने रिकॉर्डर को चालू किया
और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। बेसमेंट में अंधेरा था और हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी कमजोर पड़ रही थी। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी और फिर एक हंसी, विकास की हंसी। उसने रिकॉर्डर को झूम किया और सुना। विकास हंसते हुए कह रहा था, श्रुति, इस बार मैं जीता। उस लड़के का खून बहुत ताजा था। अगले शिकार में तुम पहले खून पीना। श्रुति ने जवाब दिया, चलो अगली बार टीम रिट्रीट में देखते हैं, वहां बहुत मजा आएगा। आदित्य का खून जम गया। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और तेजी से ऊपर भागा। उसने सिड और अर्जुन को मैसेज भेजा, सिड, अर्जुन, मैंने बेसमेंट में उनकी बातें रिकॉर्ड की। वे सच में रक्त पिशाच हैं और शिकार कर रहे हैं। अर्जुन, जो अपनी जीप में कॉल सेंटर के बाहर ही बैठा था, उसने तुरंत जवाब दिया, आदित्य, अच्छा काम, लेकिन सावधान रहो। सिड ने कहा, मैं ड्रोन से और डेटा इकट्ठा कर रहा हूं। तुम नोएडा के अन्य कॉल सेंटरों की जांच करो। मुझे शक है कि ये अकेले नहीं है। आदि ने अगले कुछ दिनों में नोएडा के अन्य कॉल सेंटरों, ग्लोबल कनेक्ट, स्टारटेक, नेटविजन और टेक्सपार्क की जांच शुरू की। उसने अपने पत्रकार नेटवर्क का इस्तेमाल किया और अर्जुन रात को इन कॉल सेंटरों के बाहर छिपकर नजर रखने लगा। एक रात जब अर्जुन ग्लोबल कनेक्ट के बाहर था, अंधेरे में उसने देखा कि वहां का बॉस अमित एक कर्मचारी को अपने ऑफिस में ले गया। कुछ मिनट बाद कर्मचारी बाहर नहीं आया। आदित्य ने अपनी दूरबीन से देखा, अमित की आंखें लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने तुरंत उसकी तस्वीर ली और सिड को भेजी। फिर दुखी हो सिड को कहा, पहली बार मेरे सामने किसी निर्दोष का खून बहा है। सिड ने जवाब दिया, अर्जुन, ये भी रक्त पिशाच है। तुम्हें अगर पहले से पता होता तो शायद तुम उस कर्मचारी को बचा लेते। खुद को दोष मत दो। मुझे लगता है कि विकास और श्रुति ने इन्हें बनाया है। तुम बस अपनी जांच करो। अगले दिन अर्जुन आदि, प्रिया और रोहन से पास में ही एक छोटे से कैफे में मिला। आदि ने उनका परिचय अर्जुन से कराया। रोहन, प्रिया, इनसे मिलो। ये है मेजर अर्जुन राठौड़। मैं इन्हीं के साथ काम करता हूं और सिड हमारे मार्गदर्शक हैं। अर्जुन ने दोनों से हाथ मिलाया और कहा, तुम दोनों वाकई में बहुत बहादुर हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का यह नौकरी छोड़कर चला गया होता। लेकिन तुम दोनों अभी भी यहां पर दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी सारी सच्चाई जानने के बाद भी। प्रिया की नजरें अर्जुन के चेहरे पर ही टिक गई थीं। ब्लू जीन्स के साथ काली जैकेट अर्जुन को रफ एंड टफ लुक्स दे रही थी। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उसके लंबे चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। रोहन ने धीरे से प्रिया को कोहनी मारी और प्रिया जैसे नींद से जागी। सभी हंसने लगे तो रोहन ने कहा, अगर मेजर साहब के चेहरे से मन भर गया हो तो आगे की बात करें। प्रिया शर्मा कर रह गई। मेजर ने आगे बताना जारी रखा, मैंने ग्लोबल कनेक्ट, स्टारटेक, नेटविजन और टेक्सपार्क की जांच की है। वहां अमित, रीना, संजय और नेहा बॉस हैं। चारों रक्त पिशाच हैं। चारों कॉल सेंटर से कई कर्मचारी गायब हुए हैं। वेल डन आदि। उसने आदि की तरफ देखते हुए कहा, ये चारों ओर विकास और श्रुति सभी शहर के सबसे महंगे घरों में रहते हैं। रात भर ये अपने अपने कॉल सेंटर में ही रहते हैं और सुबह होने पर अपने घरों में सोते रहते हैं। खास बात यह कि इनके घरों में एक खास तरह के काले शीशे लगे हैं जो रोशनी को अंदर आने नहीं देते, और यही शीशे इनकी गाड़ियों में भी लगे हैं। ये शीशे इन्हें सूरज की रोशनी से जलने से बचाते हैं। रोहन ने हैरान होते हुए कहा, हे भगवान, ये कैसा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है। कितने ही मासूम युवा इनके शिकार हुए होंगे। अर्जुन ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, इनका अंत नजदीक है। सिड, जो हर समय 3-वे कॉन्फ्रेंस से उनसे जुड़ा हुआ था, बोला, मेरी शोध के अनुसार विकास और श्रुति ने इन सभी को रक्त पिशाच बनाया। वे उनके नेता हैं। अगर तुम विकास और श्रुति को मार दोगे तो बाकी भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन सावधान रहना, उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई और कॉल सेंटर तो इनके नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। आदित्य ने कहा, सिद्धार्थ, उन्होंने एक टीम रिट्रीट का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि वहीं कुछ बड़ा होने वाला है। सिड ने कहा, ठीक है,
हमें तैयार रहना होगा। मैं तब तक और डेटा इकट्ठा करता हूं। सभी अपनी काफी खत्म कर वहां से निकल गए। सिड ने अगले दिन एक लंबा मैसेज भेजा। आदित्य, मेरे ड्रोन ने एक पैटर्न पाया। हर रात बेसमेंट में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मुझे लगता है कि वे एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। टीम रिट्रीट के दौरान या बाद में यह होगा। मैं तुम्हें हर कदम पर जानकारी देता रहूंगा। आदित्य ने जवाब दिया, समझ गया। मैं रिट्रीट में जाऊंगा और हर चीज पर नजर रखूंगा। रोहन और प्रिया को अब पूरा यकीन हो गया था कि टेकविड सॉल्यूशंस में कुछ भयानक हो रहा है। आदित्य की मौजूदगी ने उन्हें थोड़ा साहस तो दिया, लेकिन डर अभी भी उनके मन में गहरा था। एक सुबह जब वे अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकल रहे थे, विकास ने एक घोषणा की। उसने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, गाइस, इस हफ्ते के अंत में हम एक टीम रिट्रीट पर जा रहे हैं। मसूरी की पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और ढेर सारा मजा। तैयार रहना। कर्मचारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन प्रिया ने रोहन की ओर देखा और धीरे से कहा, रोहन, ये खेल फिर से शुरू होने वाला है। हमें सावधान रहना होगा। आदि ने यह घोषणा सुनी और तुरंत अर्जुन को मैसेज भेजा। मेजर, वे एक टीम रिट्रीट की योजना बना रहे हैं, मसूरी में। मुझे लगता है कि वहीं कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन, जो कॉल सेंटर के बाहर ही था, जवाब दिया, आदि, तुम अंदर नजर रखो और मैं बाहर। मैं भी जीप में पीछे से आता रहूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आ जाऊंगा। रिट्रीट का दिन आ गया। टेकविड सॉल्यूशंस की पूरी रात की शिफ्ट की टीम, लगभग 50 कर्मचारी, एक लग्जरी बस में मसूरी के लिए रवाना हुई। अर्जुन ने अपनी जीप में कालू के साथ रिट्रीट स्थल की ओर उनके पीछे पीछे बढ़ रहा था। बस में हंसी मजाक और गाने चल रहे थे। विकास और श्रुति भी बस में थे और वे कर्मचारियों के साथ हंसते बात करते दिख रहे थे। श्रुति ने एक बार माइक पकड़कर कहा, सब लोग, यह रिट्रीट आपके लिए है। आपने बहुत मेहनत की है। अब मजे करने का समय है। कर्मचारियों ने फिर से तालियां बजाईं। मसूरी पहुंचने के बाद सभी को एक शानदार रिसोर्ट में ठहराया गया। रिसोर्ट पहाड़ी की चोटी पर था। चारों ओर घने जंगल थे। दिन में टीम ने कई गेम्स खेले, रस्साक्षी, ट्रेजर हंट और डांस कंपटीशन। विकास और श्रुति हर गेम में शामिल हुए और उनकी ऊर्जा देखकर सभी हैरान थे। रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया, देखो इन्हें। कोई इन्हें देखकर कह सकता है कि यह रक्त पिशाच है। प्रिया ने सख्त आवाज में कहा, बस इनका अंत आ चुका है, कुछ देर और। अर्जुन ने भी रिसोर्ट में एक कमरा लिया और कालू के साथ कमरे में जाकर निगरानी रखने लगा। रात को एक बड़ा बोनफायर रखा गया। सभी कर्मचारी आग के चारों ओर बैठे थे, गाने गा रहे थे और हंस रहे थे। विकास और श्रुति भी वहां थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आधी रात के बाद जब ज्यादातर कर्मचारी अपने कमरों में सोने चले गए, विकास ने एक कर्मचारी, विशाल, को अपने पास बुलाया। विशाल एक शांत स्वभाव का लड़का था जो हमेशा अपनी बहन के लिए पैसे बचाता था। विकास ने कहा, विशाल, मेरे साथ जंगल में चलो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विशाल ने हां में सिर हिलाया और उनके पीछे चल दिया। प्रिया उस समय अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा कि विकास, श्रुति और विशाल जंगल की ओर जा रहे थे। उसने रोहन को जगाया और कहा, रोहन, कुछ गड़बड़ है। मैंने विकास और श्रुति को विशाल के साथ जंगल में जाते देखा। हमें मेजर को बताना होगा। उन्होंने सारी बात मेजर को बताई, लेकिन अर्जुन, जो रिसोर्ट के बाहर निगरानी कर रहा था, ने यह सब पहले ही देख लिया था। उसने कालू को आदेश दिया, कालू, मेरे साथ आओ। वह जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में एक छोटी सी खुली जगह पर विकास और श्रुति रुक गए। विशाल ने कहा, सर, आपने क्या बात करनी थी? अचानक विकास और श्रुति का रूप बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं, उनके दांत नुकीले और लंबे हो गए। उनकी त्वचा सड़ी हुई और पीली दिख रही थी, जैसे मृत शरीर। विकास ने एक भयानक हंसी के साथ विशाल पर झपट्टा मारा। उसने विशाल के गले को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और खून की धारा बहने लगी। श्रुति ने उसके कंधे पर अपने दांत गाड़ दिए और उसकी क्रूरता से विशाल की चीख जंगल में गूंजी। खून पेड़ों पर बिखर गया। अर्जुन यह देखकर दौड़ा। उसने अपनी सैमुराई तलवार निकाली, लेकिन सिद्ध ने उसे उसके ईयरपीस में कहा, अर्जुन, रुको। अगर तुम अब हमला करोगे
तो हम नहीं जान पाएंगे कि उनके नेटवर्क में और कौन है। सबूत इकट्ठा करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को छिपा लिया। उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ध्वनि उपकरण निकाला और उसे जंगल में एक पेड़ पर चिपका दिया। उसने उसे सक्रिय किया और एक तेज आवाज, जैसे कोई जानवर का गर्जन, पूरे जंगल में गूंजी। विकास और श्रुति चौंक गए। श्रुति ने कहा, विकास, यह क्या था? कोई शिकारी हो सकता है। विकास ने विशाल को छोड़ दिया और कहा, चलो यहां से निकलते हैं, हम बाद में शिकार करेंगे। वे जंगल से बाहर चले गए और विशाल बेहोश पड़ा रह गया। अर्जुन ने चुपके से विशाल को रिसोर्ट तक पहुंचाया, जहां रोहन और प्रिया ने उसकी मदद की। अर्जुन रिसोर्ट से बाहर लौट आया और सिड को मैसेज भेजा। सिड, मैंने उन्हें रोका, लेकिन खुद को प्रकट नहीं किया। विशाल सुरक्षित है। सिड ने जवाब दिया, वेल डन अर्जुन, अब उनके नेटवर्क का पता लगाओ। रोहन और प्रिया ने विशाल को होश में लाया। वह कांप रहा था और बोला, उनकी आंखें, उनके दांत, वे राक्षस हैं। आदि ने उसे चुप रहने को कहा और उसके घावों पर पट्टी की। अगले दिन विकास और श्रुति ने बहाना बनाया कि विशाल पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया और वह अब मिसिंग है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। सभी भारी मन से बस में बैठ वापस नोएडा आ गए। अर्जुन विशाल को अपनी जीप में वापस ले आया और उसे अपने होटल के कमरे में छिपा दिया। अर्जुन ने रिट्रीट के बाद कॉल सेंटर के बाहर निगरानी जारी रखी। उसने सिड से डेटा मांगा और सिड ने गहराई से शोध किया। उसने प्राचीन ग्रंथों और अपने डेटाबेस का सहारा लिया। आखिरकार उसे सच पता चला। उसने अर्जुन को कॉल की और बताया, अर्जुन, विकास और श्रुति 17वीं सदी के रक्त पिशाच हैं। वे राजस्थान के एक गांव कालियागढ़ में पैदा हुए थे। 1692 में एक प्राचीन शाप ने उन्हें रक्त पिशाच बना दिया। उस गांव में एक तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया था जो गलत हो गया। उस अनुष्ठान ने गांव के कई लोगों को मार डाला, लेकिन विकास और श्रुति बच गए, रक्त पिशाच बनकर। ये दोनों पहले से ही पति पत्नी थे। उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाकर सदियों तक जीवित रहने का तरीका सीखा। कभी जमींदार तो कभी व्यापारी बन उन्होंने समय के साथ अपनी पहचान बदली। 2020 में उन्होंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने टेकविज सॉल्यूशंस की स्थापना की और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऊंचे पद हासिल किए। सिद्धार्थ ने आगे बोलना जारी रखा। उन्होंने अन्य बॉसों को भी रक्त पिशाच बनाया। अमित, रीना, संजय और नेहा, ये सभी उनके शिकार थे जिन्हें उन्होंने अपने जैसा बनाया। 2022 में विकास ने अमित को ग्लोबल कनेक्ट में भेजा। 2023 में श्रुति ने रीना को स्टारटेक में बॉस बनाया। संजय और नेहा को 2023 में नेटविजन और टेक्सपार्क में भेजा गया। ये सभी उनके अनुयायी हैं और टेकविज उनका मुख्य अड्डा है। अर्जुन ने कहा, सिड, ये सिर्फ रक्त पिशाच नहीं, एक पूरा साम्राज्य है। हमें इन्हें जड़ से खत्म करना होगा। आदित्य ने बीच में कहा, मेजर, वे जल्द ही एक बड़ा अनुष्ठान करने वाले हैं, हमें तब हमला करना होगा। दूसरी ओर टीम रिट्रीट से लौटने के बाद टेकविज सॉल्यूशंस में एक अजीब सा सन्नाटा था। कर्मचारी चुपचाप अपनी डेस्क पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। विशाल को अर्जुन ने बचा लिया था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था और सभी डरे हुए थे। सिर्फ रोहन और प्रिया अब सच जानते थे। विकास और श्रुति रक्त पिशाच थे। आदित्य ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। उसने देखा कि विकास और श्रुति हर रात बेसमेंट में जाते थे और हर बार उनकी आंखें लाल चमकती थीं। एक रात जब आदि अपनी डेस्क पर काम कर रहा था, उसने विकास और श्रुति को एक गुप्त मीटिंग करते सुना। उसने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और उनकी बातें रिकॉर्ड की। विकास कह रहा था, श्रुति, कल रात हमारा अनुष्ठान है। अमित, रीना, संजय और नेहा अपने 5 कर्मचारियों को लाएंगे। हम उन्हें रक्त पिशाच बनाकर 5 और कॉल सेंटरों में नियुक्त करेंगे। वे हमारे गुलाम होंगे और हमारा नेटवर्क बढ़ाएंगे। श्रुति ने हंसते हुए कहा, हाँ विकास, वे हमारी आज्ञा मानेंगे। यह शहर हमारा होगा। आदित्य ने यह रिकॉर्डिंग अर्जुन को भेजी। अर्जुन ने जवाब दिया, आदित्य, यह बहुत बड़ा अनुष्ठान है। वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं।
लेकिन इस बार उन्हें हमारा सामना करना होगा। अर्जुन उस समय नोएडा के एक सुनसान इलाके में अपनी जीप में बैठा था। कालू उसके पास बैठा था और उसकी आंखें इमारत की ओर थीं। अनुष्ठान की रात आ गई। टेकविज सॉल्यूशंस की इमारत में सन्नाटा था। रात की शिफ्ट के कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी दे दी गई थी। रोहन और प्रिया वहीं पर छिपे थे, लेकिन आदित्य ने उन्हें देखा और कहा, रोहन, प्रिया, तुम दोनों यहां से चले जाओ। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। प्रिया ने कहा, आदित्य, हम नहीं जा सकते। हमने अपने दोस्त खोए हैं। हमें रुकना होगा और लड़ना होगा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हां, हम रुकेंगे। हम मदद करना चाहते हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहो। अर्जुन ने ओम वाली काले मोतियों की माला आदि को दी और कहा, इसे गंगाजल के साथ पानी की टंकी में डाल दो। उस पानी की टंकी से अग्निशमन के यंत्रों को पानी आता था। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में विकास और श्रुति ने एक बड़ा काला चक्र बनाया। चक्र के बीच में खून से भरे कटोरे रखे थे। अमित, रीना, संजय और नेहा वहां पहुंच गए, अपने 5 कर्मचारियों को साथ लाकर। कर्मचारी डरे हुए थे, उनके हाथ बंधे थे और उनके चेहरों पर आंसू थे। 5 कर्मचारी, राकेश, सोनी, करण, माया और दीपक, कांप रहे थे। राकेश ने चीखते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है? विकास ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म होने वाला है, तुम हमारे गुलाम बनोगे। माया ने रोते हुए कहा, मैं राक्षस नहीं बनना चाहती, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीख अनसुनी कर दी गई। विकास ने अपने रक्त पिशाच रूप में आते हुए कहा, यह अनुष्ठान हमारी शक्ति का चरम होगा। आज रात हमारा साम्राज्य और बड़ा होगा। सभी रक्त पिशाचों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगीं और हवा में एक सड़ी हुई बदबू फैल गई। चक्र के चारों ओर काले परछाइयां नाचने लगीं और कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। राकेश को चक्र के बीच में लाया गया। विकास ने उसकी गर्दन पर अपने नाखून गड़े और खून की एक बूंद चक्र में गिराई। उसने कहा, यह खून तुम्हें हमारा गुलाम बनाएगा। राकेश की चीख हवा में गूंजी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर भारी मिलिट्री बूट्स और किसी कुत्ते के भौंकने की ध्वनि गूंजने लगी। सभी रक्त पिशाच एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी सिगरेट के धुएं का एक छल्ला कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से अंदर आया। अर्जुन ने आराम से कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा और पास में खड़ी नेहा की कमर में हाथ डालते हुए कहा, क्या डार्लिंग, मेरे बगैर ही पार्टी शुरू कर दी क्या? सभी हैरानी से अर्जुन की ओर देखने लगे। मेजर ने एक गहरा कश खींचा और फायर सेंसर की तरफ धुआं छोड़ दिया। धुएं को पाकर सेंसर ने अग्निशमन स्प्रिंकलर को एक्टिवेट कर दिया। स्प्रिंकलर से अभिमंत्रित जल निकलकर रक्त पिचाचों पर गिरने लगा और उनकी त्वचा ऐसे जलने लगी जैसे किसी ने तेजाब उड़ेल दी हो। तभी आदि, प्रिया और रोहन भी दौड़ते हुए वहां आ गए। अर्जुन ने अपनी सैमुराई तलवार निकाली, जिसके ब्लेड पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। उसने आत्मविश्वास से कहा, आदित्य, आज ये राक्षस खत्म होंगे, मेरे पीछे रहो। आदित्य ने सप्तधातु की छड़ी ली और कहा, मेजर, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने विकास की तरफ देखा और कहा, विकास, या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, तुम्हारा अंत आज है। रक्त पिशाच हैरान हो गए। विकास ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए कहा, मैं मेजर अर्जुन राठौर और मैं तुम जैसे राक्षसों का शिकारी हूं। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। अमित ने अर्जुन पर झपट्टा मारा, लेकिन अर्जुन ने अपनी अलौकिक गति से उसका गला पकड़ा और उसे दीवार पर दे मारा। उसने अपनी तलवार से अमित का सिर काट दिया और वह राख में बदल गया। रीना ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन कालू ने उसकी टांग पकड़ ली और अर्जुन ने उसकी छाती में तलवार भोंक दी। रीना की चीख हवा में गूंजी और वह भी राख बन गई। संजय ने अर्जुन पर हमला किया। नेहा ये सब कुछ देखकर बाहर की तरफ भागी, जहां आदि उसका इंतजार कर रहा था। आदि ने सप्तधातु की छड़ से नेहा पर वार किया, जो अपने रक्त पिशाच के स्वरूप में बहुत भयानक लग रही थी। सप्तधातु की छड़ से हुए प्रहार से नेहा दर्द से कराह उठी और वापस कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर विकास के पीछे छुप गई। अर्जुन ने एक साहसी छलांग लगाई, हवा में पलटा और अपनी तलवार से संजय का एक हाथ काट दिया।
विकास और श्रुति गुस्से में खड़े ये सब देख रहे थे। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। विकास ने अपने पूरे रक्त पिशाच रूप में आते हुए कहा, तुमने मेरे बच्चों को मारा, अब तुम्हारा अंत होगा। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और उसने कमरे में अंधेरा कर दिया। हवा में खून की बूंदें तैरने लगीं और दीवारों पर काले परछाइयां नाचने लगीं। कमरे की छत से खून की बारिश होने लगी और जमीन हिलने लगी। कर्मचारियों की चीखें और तेज हो गईं। माया ने रोते हुए कहा, मुझे मरने दो, लेकिन राक्षस मत बनाओ। श्रुति ने अपनी अलौकिक शक्ति से अर्जुन को दीवार से टकरा दिया। उसने हंसते हुए कहा, तुम इंसान हमें नहीं हरा सकते, हमारी शक्ति अनंत है। अर्जुन ने दीवार से खुद को संभाला और अपनी तलवार को जमीन पर मारा। एक तेज रोशनी फैल गई और अंधेरा कुछ कम हुआ। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं। अर्जुन ने एक साहसी कदम बढ़ाया और श्रुति की ओर दौड़ा। श्रुति ने अपनी गति से उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसकी बांह पर वार किया। श्रुति की चीख गूंजी और उसकी बांह से काला खून बहने लगा। उसने गुस्से में अर्जुन पर फिर से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसकी छाती में तलवार भोंक दी। तलवार पर खुदे मंत्र चमकने लगे। श्रुति की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने चीखते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी चीख हवा में गूंजी और वह धीरे धीरे राख में बदल गई। संजय और नेहा डर के मारे वहीं जड़ हो गए और आदि ने अपनी पिस्तौल निकालकर उन पे तान दी। विकास ने यह देखकर क्रोध में चीखा, श्रुति, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। कमरे में एक भयानक तूफान आ गया। हवा में खून की बूंदें तेजी से तैरने लगी और दीवारों पर परछाइयां अब चीखने लगी। विकास की आंखें आग की तरह जलने लगीं और उसकी त्वचा और सड़ने लगी। उसने कहा, यह अनुष्ठान पूरा होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने राकेश को फिर से पकड़ा और उसकी गर्दन पर काटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तेजी से अपनी तलवार फेंकी। तलवार ने विकास की बांह को चीर दिया और वह पीछे हट गया। राकेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा अनुष्ठान आज रुकेगा विकास, तुम्हारी अमरता का सपना यहीं टूटेगा। विकास ने गुस्से में अपनी शक्ति से कमरे की छत को हिला दिया। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। रोहन और प्रिया ने कर्मचारियों को पत्थरों से बचाने की कोशिश की। करण ने चीखते हुए कहा, हमें बचाओ, हम नहीं बचेंगे। अर्जुन ने कर्मचारियों की ओर देखा और कहा, डरो मत, मैं यहां हूं। विकास ने अपनी शक्ति से अर्जुन पर हमला किया। उसने अपने नाखूनों से अर्जुन की बांह को चीर दिया और खून बहने लगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार को फिर से उठाया और विकास की ओर बढ़ा। दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर हुई। विकास ने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपनों को तोड़ने की? अर्जुन ने जमीन से उठते हुए कहा, तुम्हारे सपने खून से रंगे हैं, मैं तुम्हें आज खत्म करूंगा। उसने अपनी तलवार को हवा में लहराया और विकास के सीने में वार करने की कोशिश की, लेकिन विकास ने अपनी शक्ति से तलवार को रोक लिया। कमरे में तनाव चरम पर था। विकास ने हंसते हुए कहा, मेरी शक्ति तुम्हारी तलवार से बड़ी है। अर्जुन ने जवाब दिया, यह तलवार नहीं, मेरा इरादा है जो तुम्हें खत्म करेगा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तलवार को विकास की शक्ति के खिलाफ धकेला। तलवार पर खुदे मंत्र तेजी से चमकने लगे और एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। विकास की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। अर्जुन ने आखिरी वार किया और तलवार ने विकास के सीने को चीर दिया। विकास की चीख हवा में गूंजी और वह धीरे धीरे राख में बदल गया। उसकी राख हवा में बिखर गई। विकास में राख में बदलने के साथ संजय और नेहा भी राख में बदल गए और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। विकास और श्रुति की मृत्यु के साथ उनका नेटवर्क खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन और प्रिया ने बंधे हुए कर्मचारियों को आजाद किया। माया ने रोते हुए अर्जुन को गले लगाया और कहा, आपने हमें राक्षस बनने से बचा लिया। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रिया ने कहा, मेजर साहब, आपने हमें बचा लिया। रोहन ने कहा, आपने पूरे शहर को बचाया।
अर्जुन ने अपनी तलवार को वापस म्यान में डाला और एक सिगरेट जलाई और आत्मविश्वास से कहा, यह मेरा काम है, बट आई एम सॉरी, मैंने आप सबके बॉसेस को मार दिया। इस महीने की सैलरी को भूलना होगा। उसकी बांह से खून बह रहा था, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज किया। आदि ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। उसने विकास का लैपटॉप खोला और उसका बैंक अकाउंट खोलकर सभी 5 कॉल सेंटर के कर्मचारियों के खाते के 6 महीने की सैलरी ट्रांसफर कर दी और कहा, ये पैसे आप सबको एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। प्रिया मेजर की बांह पर पट्टी करने लगी। उसकी आंखों में मेजर के प्रति सम्मान था। आदित्य ने अपने लैपटॉप पर केस की डिटेल्स अपडेट की और साइड को मैसेज भेजा, केस सॉल्व, 6 रक्त पिशाच खत्म। अर्जुन, आदित्य और कालू अपनी जीप की तरफ बढ़े। कालू जीप में कूदकर अर्जुन के पास बैठ गया। अर्जुन ने जीप स्टार्ट की। जैसे ही वो निकलने वाले थे, अर्जुन को एक ठंडी हंसी सुनाई दी, डांड की हंसी। उसने जीप रोक दी और आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अर्जुन ने दांत भींचकर कहा, डांड, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर वो अपनी टीम के साथ अगले केस की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, ये थी मेजर अर्जुन राठौड़ की नई कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। अब हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।